बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जहां से कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग होती है। 21 साल पुराने इस कंपनी ने आज अपैरल इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली है। हमने प्रतीक अपैरल्स के एम्प्लॉय से बात की और जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में वो क्या जानते हैं और आज हमारे एक्सपर्ट से क्या रहेगा उनका सवाल। मैंने इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, बिकॉज आई विजिटेड टू HDFC बैंक एंड दे सेड सर देयर इज अ HDFC top 200 fund is good for you to invest. So I am investing 3,000 rupees monthly. So and I have one LIC policy. One of my relatives suggests me you should have the LIC, so I have the LIC. नमस्कार, CNBC आवाज पहला कदम आज है बंगलुरु में और हम हैं एक छोटी सी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ पर फोकस होगा कि कैसे यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और पैसे से पैसा कमा सकते हैं। और आज हमारे साथ शामिल हैं वे टू वेल्थ के प्रसाद पाटिल, ओए पैसा के उदय धूत और बिरला सन लाइफ के अरुण मोहंती। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और आप सभी का भी स्वागत है। आप पहला कदम में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप अपने निवेश के लिए पहला बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा बहुत निवेश कहीं कहीं किया हुआ है, लेकिन हमारा इरादा यही है इस कार्यक्रम से कि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर दूसरे जो गोल्स आप सेट करते हैं उसके लिए पैसा जमा कर सके और सही तरीके से जमा कर सके। अब सवाल यही आता है, जब पैसे निवेश करने की बात होती है, अंग्रेजी के दो शब्द है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन दोनों में ही अंतर है। और आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में कई लोगों की ये पहली नौकरी है। इतने अर्ली स्टेज में अरुण, आपको क्या लगता है शुरुआत कैसी करनी चाहिए? हमारे लाइफ में क्योंकि हम लोग बचपन से यही सीखा गया है कि पैसा सेव करो, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग क्या करते थे कि पैसा सेविंग करते थे फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 10-15 साल में काफी इंडिया एज ए कंट्री आगे बहुत बढ़ चुकी है। तो इसके साथ साथ क्या है ना, जब कंजम्पशन बहुत बढ़ता है कंट्री में और जब पॉपुलेशन जब वर्कफोर्स काम करने लगता है, स्पेंडिंग करने लग जाता है, तो इन्फ्लेशन भी बहुत जोरों से बढ़ती है, जो महंगाई बोला जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सेविंग्स जो पुराने तरीका है उससे अभी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, आपके पास इक्विटीज है, आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट्स है। सो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट वो रिस्क हम लोग मिनिमाइज करते हैं जब कोई फंड मैनेजर रहता है और वो मैनेज करता है आपके पैसे को। तो आपको उतना रिस्क नहीं होता है जितना डायरेक्टली आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है। तो इसलिए हम यही आज आपको बताना चाहेंगे कि सेविंग्स जो ये पुराना नजरिया था, अभी आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तब आप जो महंगाई है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर सकते हैं पैसा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, द आइडिया इज कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, पुट योर मनी टू वर्क। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके पैसे को भी आपके लिए काम करना है। उधर अगर आप सबसे पहले ये समझा सके, जो दो ऑप्शन होते हैं, या तो डेट या इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या और वो कैसे काम करेगा? देखिए, इक्विटी का मतलब बहुत सिंपल है। इक्विटी का मतलब होता है कि आप एक कंपनी में भागीदार बनते हैं, आप एक ओनर बनते हैं इक्विटी के। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम सब बैंक से लोन लेते हैं, कभी कार लोन लेते हैं, कभी होम लोन लेते हैं, कभी उसी बैंक को हम लोग फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसा भी देते हैं। अब ये सोचिए कि बैंक उस पैसा का क्या करती है। बैंक उस पैसे को, अगर आपसे एफडी लिया है तो किसी और आपसे 8% में एफडी लिया है और किसी और को 10% में उसे लोन में दे रही है और बैंक वहां पैसा कमा रही है। अगर आप कोई बैंक को 3 साल 5 साल के लिए पैसा देने को तैयार है तो हो सकता है उस बैंक का आप स्टॉक भी खरीद सकते हो कि वो जैसे पैसा कमा रहे हैं ताकि आप भी उसमें कमाए। तो आप एक्चुअली एक भागीदार ओनर बन जाते हो स्टॉक को, उसको हम कहते हैं इक्विटी। जिससे स्टॉक मार्केट में जो होता है, कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो स्टॉक मार्केट हो गया। अब उसी बैंक को जो पैसा मैंने कुछ पैसा इक्विटी के जैसे दिया, कुछ पैसा मैं उन्हें एक लोन के हिसाब से दे सकता हूं, उसे हम कहते हैं डेट, जहां पे बॉन्ड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमसे लोन लेती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स फ्री बॉन्ड आया, तब हम जब गवर्नमेंट को पैसा दिया तो गवर्नमेंट को हमने लोन दिया, गवर्नमेंट हमें एक रेगुलर इंटरेस्ट देगी उस पैसे पर, और जब वो हमारा लोन का दौरान खत्म हो जाएगा, बॉन्ड का दौरान खत्म हो जाएगा, वो हमारे पैसे हमें वापस लौटा के दे देगी, जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो उसे हम कहते हैं डेट या फिक्स्ड इनकम। तो दो मेन ये इन्वेस्टमेंट हो गए, एक हो गया आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक हो गया आपका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम में आपको रेगुलर रिटर्न मिलेंगे, आपका प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, और इक्विटी में आपका रिटर्न
जरूरी नहीं है कि वो फिक्स रहेगा, वो ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे मार्केट बिहेव करेगा, जैसे आपने जिस कंपनी का स्टॉक लिया वो बिहेव करेगा, उसके थ्रू आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी स्टॉक खरीदनी चाहिए, कौन सी स्टॉक बेचनी चाहिए, कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड भी बहुत सारे होते हैं। कोई AAA रेटेड होता है जो कि सबसे सेफ होता है, कोई A रेटेड होता है जो हो सकता है वो डिफॉल्ट कर जाए, कुछ कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है। तो इसके लिए हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या हो गया, एक तरह का व्हीकल हो गया जो आपसे पैसा कलेक्ट करता है। आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड भी चूज करते हो, अपनी रिस्क और रिटर्न के हिसाब से। मतलब आपको क्या चाहिए, किसी को लगता है मुझे रेगुलर रिटर्न चाहिए तो आप डेट फंड्स चूज कर सकते हो, किसी को लगता है नहीं मुझे मतलब अच्छे रिटर्न चाहिए, मैं लंबी दौरान तक पैसे तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से आपको एडवांटेज ये है कि एक प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज कर रहा है। हम सबके पास में हो सकता है 5-5 हजार रुपए हो, तो हम सब ने मिला के किसी को 10 लाख रुपए दे दिया, वो बंदा एक उनका दिन भर का काम यही है कि मार्केट का स्टडी करें और सही जगह आपका पैसा लगाएं। तो ये इक्विटी और डेट, ये दो मेन चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी गोल सेटिंग की और रिटायरमेंट प्लानिंग के भी। तो आप बने रहिए CNBC आवाज पर। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इज गुड ऑल्सो बिकॉज इक्विटी आपको इन्फ्लेशन बीट करने वाली रिटर्न्स दिला सकता है, राइट। बट इसका मतलब सारा लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, शायद नहीं। प्रसाद, यहाँ पर नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म में प्राइमरीली यही होता है कि या तो आप घर बनाएंगे, अपने बच्चों को की हाई एजुकेशन के लिए तैयारी करेंगे, या फिर खुद की रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे। उसमें किस तरह की चीजों में निवेश किया जा सकता है और उसकी प्लानिंग कितनी जल्दी शुरू करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाए तो जितना जल्दी प्लानिंग करो उतना अच्छा है। अभी सबके शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ गोल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में भी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। मतलब अभी साहब ने जैसे बोला इक्विटी फंड्स हैं, राइट, और डेट फंड्स हैं। इक्विटी फंड नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है अगर आपका होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या 5 साल से ज्यादा हो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 साल में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो और आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा इक्विटी स्कीम में लगाना ठीक नहीं रहेगा, राइट। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, राइट, मान लीजिए आपको पैसा 2 साल में 3 साल में चाहिए, तो आप डेट स्कीम्स में पैसा लगा सकते हो। तो पहले तो ये क्लियर रहना चाहिए कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और उस हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए, राइट। सेकेंड, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इज गुड ऑल्सो बिकॉज इक्विटी आपको इन्फ्लेशन बीट करने वाली रिटर्न्स दिला सकता है, राइट। बट इसका मतलब सारा लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, शायद नहीं, बिकॉज इक्विटी में रिटर्न्स गारंटीड नहीं रहती है। प्रेडिक्टेबिलिटी जो रहता है, वी ऑल लाइक प्रेडिक्टेबिलिटी, मुझे पता रहना चाहिए कि क्या बन सकता है, राइट। पूरा अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो शायद आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा झिझक जाओगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा एलोकेशन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होना चाहिए, जैसे कि पीपीएफ है। पीपीएफ एक 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है पीपीएफ का। तो आपका कोई भी गोल हो लॉन्ग टर्म, इट कुड बी चिल्ड्रंस एजुकेशन, इट कुड बी योर ओन रिटायरमेंट, पीपीएफ इज अ वेरी गुड टूल। इक्विटी इज अ गुड टूल, but it doesn't give you predictability. Short term, yes, debt funds or bank FDs or RDs, these are some of the investment options that you can consider. तो ये sorted रहना चाहिए। तो आपको returns चाहिए which can beat inflation 10, 11, 12%, 14%, तो equity schemes में जाना चाहिए। At the same time, equity में जो volatility है वो झेलने की ताकत रहनी चाहिए, right? काफी बार ऐसा होता है कि आपने 1 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद उसका वैल्यू 1 लाख से कम है। अगर आपको पता है कि आप ये झेल सकते हो, यू हैव द एबिलिटी टू टेक दिस करेक्शन और डाउनसाइड,
फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो मैं कहूंगा उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जहां पे आप ये वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो कैसे आप डिसाइड करें कि कितनी में वो वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकता हूँ? कैसे एक इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन और उनकी लाइफस्टाइल और उनके गोल्स को लेकर रिस्क डिफाइन होती हैं और वेरी करती हैं, लेकिन अगर एक बेसिक तरीका हो कि कितना हम रिस्क ले सकें, अगर हम 100 रुपए निवेश कर रहे हैं, कितना उसमें से फिक्स्ड इनकम में डाला जा सकता है, कितना परसेंटेज आप इक्विटी में रखें, ये कैसे तय किया जाए? वैसे तो एक फॉर्मूला है जो विच इज क्वाइट वाइडली यूज्ड, राइट, जहां हम कहते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर एक्सपोजर टू इक्विटी। बट मैं कहूंगा इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। अगर आप कोई भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलोगे तो वो एक रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं आपकी, राइट। वो एक 10-15 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिससे कि वो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छी तरह समझेंगे। ओके, आप 30 ईयर ओल्ड हो, उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से तो 70% इक्विटी में जाना चाहिए, राइट। बट मान लीजिए बहुत बड़े गोल्स है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, 2 साल के बाद घर में सिस्टर की शादी है, उसके लिए आपको निवेश करना है पैसा, तो दैट डजंट मीन 70% आप इक्विटी में निवेश करें, तो डेट का सहारा लेना चाहिए। ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट, आपको बता सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करके। ये तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है, तो हर एक के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करना चाहिए, नॉट जस्ट गोइंग बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर क्योंकि वेरियस ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं और जैसे प्रसाद ने भी कहा कि डेट के साथ भी शुरुआत होनी चाहिए। अगर कोई नया निवेश कर रहा है तो आपके लिहाज से आपका क्या सेट एग्जाम्पल रहेगा, कितना एक्सपोजर इक्विटी वर्सेस डेट रखें? क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने पीपीएफ में पैसा लगाया हुआ है, कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस भी है। इनको तवज्जो देना चाहिए या फिर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए अपना पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते समय? हर किसी के एक रिस्क एपेटाइट होता है, तो उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जैसे आप लोग यंगस्टर्स थे तो मैं यहाँ पे यही गेस करूंगा कि आप लोगों का रिस्क एपेटाइट इज बेटर, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूर इक्विटी स्टार्ट करना चाहिए। इक्विटी में वोलेटिलिटी है, कोई मना नहीं है, बिकॉज वोलेटिलिटी है, लेकिन आपको सबको पता है, आपने 10 साल में देखा होगा इंडिया एज ए कंट्री कितना ग्रो किया है। तो जिस रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप नेक्स्ट 10-15 साल इक्विटी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, तो उसी हिसाब से आपको इंडिविजुअल वाइज आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से पहले मैं यही बताऊंगा, इक्विटी में एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी गोल सेटिंग की और रिटायरमेंट प्लानिंग के भी, तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। फर्स्ट हाउस सबको ही लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद में ट्राई टू बिल्ड योर फाइनेंशियल एसेट्स। फिर आपके जैसे जैसे फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड हो गए, फिर अगर आपके पास में और कमाई रहती है तो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखिए। एक जो हॉट फेवरेट होता है निवेश के लिहाज से वो है प्रॉपर्टी, और यहाँ पर सबकी इच्छा होगी कि किसी की ना अपना खुद का घर होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी में जब निवेश करते हैं उदय, स्पेशली जब आप कहते हैं कि सबसे पहले आपका पैसा जो है महीने की शुरुआत में निवेश की तरफ जाना चाहिए, तो जब आपका ईएमआई कटता है वो आप क्या वाकई में एसेट बिल्ड कर रहे हैं या फिर लायबिलिटी के चक्कर में फंस रहे हैं? क्योंकि आजकल तो ऑप्शन है कर्ज लेकर घर खरीदने का। देखिए, जो फर्स्ट घर जो हम खरीदते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि अगर आपको 50 लाख का घर खरीदना है, अगर आपके जिस दिन आपके पास में 10 लाख रुपए हो गए, आप 50 लाख का घर खरीद सकते हैं, क्योंकि बाकी 40 लाख रुपए आपको बैंक से मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। हम कभी भी अगर कोई तरह का कर्ज लें तो कर्ज एसेट बनाने के लिए लें, रेगुलर खर्चा चलाने के लिए कर्ज न लें। बहुत बार होता है हमने क्रेडिट लिया टू स्पेंड ऑन एसेट्स विच आर एक्चुअली, आई वुड इनफैक्ट से कि एट टाइम्स इट इज ओके टू बाय अ कार भी खरीदें तो लोन से ना खरीदें, कार अपने पैसे से खरीदें, क्योंकि कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, हाउस इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट बिकॉज योर फ्लैट वैल्यू कुड गो अप, योर लैंड वैल्यू कुड गो अप, सो इट्स एन एप्रिशिएटिंग एसेट। तो कर्ज तब लें तब आपको लगे कि जो मैं एसेट खरीद रहा हूं वो जिसकी रेट ऑफ रिटर्न मेरे लोन के रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा होगी, तब क्या है कि मेरे को कर्ज लेने में फायदा होगा। तब मैं अगर आज कर्ज दिया तो 10 साल अगर मैंने वो कर्ज को चुकाया भी, तो एटलीस्ट जो पैसे मैंने दिए उससे ज्यादा पैसे मेरी प्रॉपर्टी की
वैल्यू हो गई। तो उस चीज का ध्यान रखें। बाकी कर्ज लेते लेते 2-3 चीजें और जो मैं कहूंगा सबको ध्यान रखने के लिए, जब भी कोई तरह का कर्ज लेते हैं, समझ लीजिए आपने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया, तो साथ ही में एटलीस्ट 40 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस भी ले लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो जो आपने लोन लिया है, इंश्योरेंस कंपनी लोन कंपनी को पैसा चुका देगी, आपके घर वालों पर कभी भी कोई तरह का कर्ज का दबाव नहीं आएगा। तो कभी भी कोई लोन ले तो उसके साथ में उतने का ही लाइफ इंश्योरेंस अपने साथ ले लें। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको लेना चाहिए जब भी आप कोई भी तरह का लोन ले। बट अदरवाइज ये ध्यान रखें कि एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन ले। और दूसरी चीज, प्रॉपर्टी एक क्या है, बहुत बार लोगों को लगता है एक प्रॉपर्टी ले ली, अब एक और ले लेता हूं, दूसरी ले लेता हूं, तो उसमें प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत बड़ा एसेट होता है। जैसे म्यूचुअल फंड अगर आप लोगे तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो 5 अलग अलग फंड में, तो आपको ऑलमोस्ट 50 अलग अलग कंपनी में आपका निवेश हो गया। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 50 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी, एक एरिया, एक बिल्डर, सब कुछ एक ही जगह कंसंट्रेट हो गया है, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि सब कुछ एक ही जगह है। तो ये ध्यान रख के लें कि ऐसा नहीं कि बस सिर्फ प्रॉपर्टी ही खरीदते जाएं, क्योंकि कभी कभी आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी में आप एक रूम बेच देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कई जगह आपको चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए होती है, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करें फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स के बीच में। फर्स्ट हाउस सबको ही लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद में ट्राई टू बिल्ड योर फाइनेंशियल एसेट्स। फिर आपके जैसे जैसे फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड हो गए, फिर अगर आपके पास में और कमाई रहती है तो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कौन पहला सवाल पूछना चाहेगा? I just want to understand where you will see the Nifty and Sensex after 10 years down the line. Because if you are saying you will invest in equity, just see the share price of all the banks, which is crashed drastically in last 1 to 2 years. So I just want to know if you will invest in such a way in mutual funds. If this is a banking mutual fund, then even though the economy is growing, Nifty is growing, still we will not make the money. So in that case, what should be your view? Okay, it's a very relevant point कि PSU banks की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन अगर 10 ईयर का कोई नजरिया ले रहा है, क्या रिटर्न्स गारंटीड विल बी गोइंग डाउन द ड्रेन या फिर कुछ रिवाइवल की भी उम्मीद होनी चाहिए, और कैसे फिर वो आप डाइवर्सिफाई करें टू बी सेफ? सी जैसे आपने बताया कि आगे जाके निफ्टी क्या रहेगी या सेंसेक्स क्या रहेगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो बेंचमार्क को मत देखिए। सी क्या होता है ना, अगर स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में टोटल करीब 5 से 6 हजार स्टॉक्स ट्रेडेड होते हैं, और वो जो सेंसेक्स है उसमें 30 स्टॉक होते हैं। फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड में होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो सेंसेक्स वाले स्टॉक्स में ही खाली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं और निफ्टी जो बेंचमार्क है एनएससी का, उसमें 50 स्टॉक होते हैं। बट जो फंड मैनेजर्स होते हैं अपने फंड में, दे डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सो ऐसा नहीं कि खाली बैंकिंग में डालेंगे या ऐसा नहीं कि खाली आईटी में डालेंगे। तो बैंकिंग में भी डालते हैं, आईटी में भी डालते हैं, फार्मा में भी डालते हैं और आपका ऑटोमोबाइल में भी डालते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं तो जब अंडे खरीदते हैं तो हम एक बैग में लेके नहीं आते, कहीं गिर जाएगा तो सारे अंडे टूट जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेसिकली टू डाइवर्सिफाई। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा लगाइए, जहां पे आपको एक सेक्टर का वो रिस्क नहीं होगा। डोंट लुक एट सेक्टर्स, मैं यही सजेस्ट करूंगा। कोई बेंचमार्क मत, मैं भी म्यूचुअल फंड में नौकरी करता हूं, मैं बेंचमार्क नहीं देखता हूं। 8,000 हुआ सेंसेक्स निफ्टी या 9,000 हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक चीज समझ में आता है कि इंडिया 10 साल ग्रो करेगा। अगर 6-7% की जीडीपी ग्रोथ इंडिया अगर डिलीवर करता है, जो मुझे लगता है करेगा, तो बहुत बढ़िया सा रिटर्न आएगा। और यही 8,000 आपको शायद 12,000 भी दिखेगा या 9,000 दिखेगा या 10,000 दिखेगा। सी मार्केट क्या होता है, मार्केट जिगजैग मोशन पे चलता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन आप अगर सारे टॉप्स को, सारे पीक को ज्वाइंट करेंगे तो ग्राफ आपको ऐसे ही दिखेगा। तो आपको एक स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करना है और 5 साल के लिए छोड़ देना है, तभी आप प्रॉफिट बनाएंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे कुछ सवालों के साथ। Minimum investment like period for the liquid fund, if we want to invest for the 6 months, 3 months, is it possible? इंडिविजुअल के लिए एक प्लान होना चाहिए, जो जैसे प्रसाद जी ने ये बताया, रिस्क प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, फिर आपका प्लान बनना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट एसेट क्लास में कितना परसेंटेज रहेगा। कॉर्पोरेट्स में बिकॉज वो लोग शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रखते हैं, तो इसलिए उनके लिए एडवाइजेबल है, वो कर सकते हैं आप।
what is the difference between Nifty Bees and the mutual fund? Whether someone should invest in the Nifty Bees and mutual fund, and what is the cost like buying the Nifty Bees and investing in the mutual fund? Because I believe the mutual fund will be managed by the fund manager. They will put their expenses and other expenses will be there. So, and in terms of the return, how it can be linked, or instead of buying the regularly, we can buy the Nifty Bees, or that whether we have to buy the invest by the SIP. Nifty Bees is nothing but it's basically copies what 50 stocks are there in Nifty. So it's what we call the index fund. It's like it's an ETF, but it's more like an index fund wherein it just copies a particular set of stocks which are there in Nifty. A lot of fund managers are trying to do is that they are trying to say that hey, I don't want to copy exactly जो 50 स्टॉक यहाँ पे मैं उनको exactly copy नहीं करना चाहता हूँ. मेरी समझ है कि कुछ स्टॉक इसमें अच्छा करेंगे, कुछ स्टॉक बुरा करेंगे. अब कौन सही होगा कौन गलत होगा ऐसा है कि ये बोलना थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा पैसा निफ्टी में भी लगाएं जो हम पैसिव मैनेजमेंट कहते हैं, इसको पैसिव मैनेजमेंट कहते हैं, और थोड़ा पैसा एक्टिव मैनेजमेंट में लगाएं जहां एक्टिवली कोई फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है. लास्ट 20 साल की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक्टिवली मैनेज फंड जो हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने आफ्टर एक्सपेंसेस, जो अभी पाटिल साहब कह रहे थे, आफ्टर एक्सपेंसेस दे हैव बीटन निफ्टी और सेंसेक्स बाय गुड 3-4%. बट जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती जाएगी इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये थोड़ा मुश्किल होता जाता है मार्केट को बीट करना, बिकॉज मार्केट में वो 50 स्टॉक आ जाते हैं. जैसे अब यूएस का अगर ट्रेंड देखेंगे तो यूएस में इंडेक्स फंड अब मोस्टली सारा पैसा ये ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में जा रहा है. तो मेरे ख्याल से इंडिया में वहां अभी पहुंचने में हमें समय लगेगा, बट एक हेल्दी मिक्स रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि सारा आपने एक्टिवली में डाल दिया, थोड़ा पैसिव में भी डालिए, थोड़ा एक्टिव में भी डालिए. Minimum investment like period for the liquid fund, if we want to invest for the 6 months, 3 months, is it possible? Yeah, you can invest for 6 months. In fact, liquid fund में आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लिक्विड फंड में आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं. बहुत सारे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज देयर, लाइक वी कैन पार्क मनी ऑन फ्राइडे एंड वी कैन गेट इट एग्जिट ऑन द मंडे मॉर्निंग. आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. मतलब ये फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग वाला जो चक्कर है ना, मतलब आप कुछ पैसा नहीं कमाओगे उसमें. आई एम जस्ट आस्किंग, यू सेड इज अ लिक्विड फंड, सो वी आर जस्ट आस्किंग. कर सकते हैं, व्हिच इज व्हाई आई मतलब यू आर एन अकाउंटेंट राइट, सो आई नो यू आर पिकिंग ऑन दैट 2 days can you make money. Frankly no, and it does not make sense. When I'm thinking from a retail investor perspective, ये क्या है कि हम बहुत बार इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और हम बड़ी चीजों को भूल जाते हैं. In my case, the investment volume will be high ना. For example, from a company's perspective, I have a corpus fund, say for example 5 crores. वो कर सकते हैं. So 3 days if I am not using that fund, so whether we can put. आप कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे कंपनियां बैंगलोर में ये करते हैं, फ्राइडे डाल के मंडे निकालते हैं, बट वो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. इंडिविजुअल में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. जैसे उदय जी ने बताया वो सही है. इंडिविजुअल के लिए एक प्लान होना चाहिए, जो जैसे प्रसाद जी ने बताया, रिस्क प्रोफाइलिंग होनी चाहिए. फिर आपका प्लान बनना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट एसेट क्लास में कितना परसेंटेज रहेगा. कॉर्पोरेट्स में बिकॉज वो लोग शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रखते हैं, सो इसलिए उनके लिए एडवाइजेबल है, वो कर सकते हैं आप. इज एंट्री लोड और एग्जिट लोड फॉर लिक्विड फंड्स इन्वेस्टमेंट्स? लिक्विड फंड्स में कोई एंट्री लोड कोई एग्जिट लोड नहीं है. तो आप कभी भी डाल सकते हैं पैसा, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं. उसमें जो रिडम्पशन टाइम होता है वो T+1 होता है. मैंने आप अगर आज रिडम्पशन दे रहे हैं, मैंने आज पैसा निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो कल मॉर्निंग में आपके अकाउंट में पैसा रहेगा. इक्विटी मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, सी इक्विटी मार्केट इज fully controlled by foreign institutional investors. Most of the investment has come from foreign. In one shot, if they pull out all the money, it might destabilize the economy. मतलब आर फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्रोलिंग आर मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट, वो मुझे नहीं पता है. जो 13 साल से 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, सबसे वर्स्ट ईयर जो हमारे लिए आया था वो 2008 का था. 2008 में बहुत सारा पैसा भारत छोड़ के गया और उस साल सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 40 या 50% से टूटा. अगर उस साल किसी ने पैसा डाला होता और रेगुलरली उस साल से अगर एसआईपी उन्होंने किया होता तो आपने लगभग 15 से 16% का रिटर्न पर एनम बनाया होता. तो ये जो डीस्टेबलाइज इकोनॉमी हो जाएगा, वैसा है कि अगर कल को फॉरेन इन्वेस्टर चले गए, क्या हम होटल में खाना खाना छोड़ देंगे? क्या हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देंगे? क्या हम गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे? क्या हम घर खरीदना बंद कर देंगे? नहीं ना. हम तो अपनी लाइफ ऐसे ही चलेंगे. और हमारे से ही तो इकोनॉमी बनी है. इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर से नहीं बनी है, हम कंज्यूमर से इकोनॉमी बनी है.
हम जो कर रहे हैं, हम जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी में जा रहा है, और जहां पे हम खर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट बना रहा है। अगर कोई ना कोई प्रॉफिट बना रहा है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो शॉर्ट टर्म डिस्टेबिलिटी है मार्केट की, वो हमेशा रहेगी। बट कल को अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर चला गया, आपकी कंपनी का काम बंद हो जाता है, नहीं बंद होता है ना, हम वैसे ही काम करते हैं। तो सब जगह वही है सर, HDFC बैंक भी वैसे ही चलता रहेगा, ICICI बैंक भी वैसे चलता रहेगा। ये इन्वेस्टर्स के पैसा आने से एक हेडलाइन बहुत अच्छी बनती है कि इतना करोड़ पैसा चला गया, इतना करोड़ रुपया आ गया, बट हमारे लिए फर्क तभी पड़ेगा जब हम एज एन इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं और जिस कंपनी में हमने पैसा डाला है वो कंपनी ग्रो कर रही है, तब हम पैसा बनाएंगे। जस्ट टू ऐड टू हिज पॉइंट, जो हम भूलते हैं इस क्यों FIIs आ रहे हैं इंडिया में। उन्हें बहुत शौक है, जहां मधु है वहां मधुमक्खी है, राइट। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही हैं, राइट। और उनको ये बात पता है कि टाटा स्टील दुनिया में सबसे कम कॉस्ट में स्टील प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर सबसे कम कॉस्ट में स्टील प्रोड्यूस करने वाला कंपनी इंडिया में है तो ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी करेगी, राइट। अगर मारुति सुजुकी यहाँ कार बना के यहाँ बेच के एक्सपोर्ट भी करने की काबिलियत रखती है तो मारुति सुजुकी ऑब्वियसली अच्छी करेगी। अगर मारुति सुजुकी में उनको पार्टिसिपेशन करना है, अगर मारुति सुजुकी ग्रो होना है, एंड इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट, हाउ डू आई डू इट? आई गो टू इंडिया, बाय दैट स्टॉक। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे कुछ सवालों के साथ। How do you choose a fund manager? What qualities should a good fund manager? What should the qualities that people should be looking for in a fund manager? सबसे बड़ी क्राइटेरिया होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी, वो कितना कंसिस्टेंटली वो फंड परफॉर्म कर रहा है। We are talking about how people should start investing, right? So for a lot of youngsters, the first thing is if they are going to pick any means of investing, how do you choose a fund manager? What qualities should a good fund manager, what should the qualities that people should be looking for in a fund manager? How can they identify that this is the person who will actually put their money in the right place? Because you're trusting your savings into their hands. It's instead of putting it into a safe thing, you're actually investing. You're converting from savings to investment. So how do you know they're going to manage it right for you? How do you choose the right person? सबसे बड़ी क्राइटेरिया होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी, वो कितना कंसिस्टेंटली वो फंड परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आप इंडिया में आज बहुत सारे फंड्स है, अगर 30 म्यूचुअल फंड को देखेंगे, 30 म्यूचुअल फंड है, 30 म्यूचुअल फंड है, इन 30 में अगर 10-10 भी स्कीम मिनिमम है, 10-10 टाइप के स्कीम से, तो आपका कितना 30 इंटू 30 इंटू 10 300 हो गया। सो मोर देन उससे भी ज्यादा स्कीम्स है। तो उसमें से जब आप चूज करोगे तो आप कैसे चूज करोगे ना, आपको बेसिकली देखना है कि कौन सा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कितना दिन का है, कितने दिन से वो फंड एग्जिस्ट कर रहा है, और वो फंड मैनेजर कितना कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। हर फंड में जो भी म्यूचुअल फंड आप देखोगे, आप जब चूज करोगे ना, उसमें एक बेंचमार्क रहता है। बेंचमार्क क्या होता है? जैसे सेंसेक्स हो गया लार्ज कैप फंड में, या निफ्टी हो गया लार्ज कैप फंड में, मिड कैप में BSE मिड कैप इज द बेंचमार्क। सो अगर बेंचमार्क जो है, सपोज BSE मिड कैप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप जो बेंचमार्क है, उसको अगर जो भी फंड हाउस आप चूज कर रहे हैं, वो मिड कैप फंड अगर उस पे ज्यादा रिटर्न दिया है उससे, और वो भी कंसिस्टेंटली शायद 5 साल 10 साल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड हम बोलते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि ये फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और जब मार्केट फॉल होता है तो वो कम फॉल करता है, फंड आपका कम फॉल कर रहा है, मार्केट ज्यादा फॉल कर रहा है, दैट मीन्स वो फंड मैनेजर अच्छा है। मार्केट जब बढ़ता है तो मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न देता है, समझ रहे ना। तो आपको वो बेंचमार्क के अगेंस्ट में कंपेयर करना है, दैट इज वन क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया आपको देखना है कि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग द ट्रैक रिकॉर्ड होने से थोड़ा बेटर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ फंड्स अच्छे कर जाते हैं कभी कभार, लेकिन 1-2 साल खराब भी होता है। हर किसी के, हर फंड मैनेजर का एक खराब टाइम भी होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, बट उनके भी 1-2 साल बैड पैचेस रहे हैं। तो इसलिए हर फंड मैनेजर हीरो नहीं होता है। तो फंड मैनेजर का आप जनरली मेरे हिसाब से फंड हाउस का नाम देखिए कि कौन फंड हाउस है वो, जैसे वो बैनर कौन सा है। आज जैसे 30 फंड हाउसेस है, 30 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसमें से कौन सा ब्रांड, क्योंकि पीछे जो ब्रांड खड़ी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रांड का कितना कमिटमेंट है इस देश में रहने के लिए आगे 10 साल 15 साल 20 साल, वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फिर फंड मैनेजर का कंसिस्टेंसी ऑन परफॉर्मेंस ओवर द बेंचमार्क, वो बहुत जरूरी है। अगर वो आप देखेंगे, आप हर किसी का ग्राफ अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी फंड हाउस का वेबसाइट में आप जाइए, आप एक स्कीम चूज करिए, लार्ज कैप स्कीम, लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम,
वो फंड का आप देख सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बेंचमार्क के ऊपर वो कितना अल्फा दे रहा है। अगर वो कंसिस्टेंटली वो बीट कर रहा है तो मुझे लगता है वो सब क्राइटेरिया आप चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Want to add something? पहला disclaimer, I am a financial advisor. So that's first the disclaimer. Now what I want to tell you guys is that it is impossible आप लोगों के लिए ऐसा सब करना, हमारे लिए भी ऐसा सब करना मतलब आसान नहीं है। तो आप लोगों के लिए, आप अपना रेगुलर जॉब कर रहे हो, ऐसा सब करना ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हम सबको करनी चाहिए कि हम क्यों पैसा निवेश कर रहे हैं, हमें वो गोल्स क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि भाई मुझे 3 साल बाद में 20 लाख रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए, 10 साल बाद में मुझे 25 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, 30 साल बाद में मुझे 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहिए रिटायर करने के लिए। आई थिंक वो गोल्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। वो अगर आपको पता है तब क्या है कि आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। अगर वो गोल्स नहीं पता है ना, तब क्या है कि अब मतलब आप समझ लीजिए घर से निकल गए, आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन से रेस्टोरेंट जाना है, तो आप अगर किसी को रास्ता भी पूछोगे भाई कहाँ जाऊं, तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं चले जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले अपने गोल्स को मैप कर लें। एक बार आपने अपने गोल्स को मैप कर लिया, और टिपिकली आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग बकेट्स में डाल सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। और जैसे पहले सबने कहा कि उसके हिसाब से आप इक्विटी, नॉन इक्विटी, फिक्स इनकम में सब इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि जो बहुत जरूरी है कि एक एडवाइजर को हायर करें। क्यों एडवाइजर को हायर करें? क्योंकि क्या है कि हमारी प्रायोरिटी है कि मैं काम में ये करूं, मैं घर में ये करूं, ये जो चीज है ना, ये हमारी प्रायोरिटी से स्लिप हो जाती है। जब तक कि वो समय हमारे सामने बिल्कुल मतलब सामने नहीं पड़ता, तब तक हम इस बारे में सोचते नहीं है। और खाली निवेश करने की बात नहीं है, सेविंग्स तो सिर्फ एक ही चीज हो गई। एडवाइजर जब देखेगा वो आपके रिस्क भी देखेगा कि आपके पास में इनफ हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, आपकी फैमिली की क्या हिस्ट्री है, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। तो मेरे ख्याल से एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक सलाह सही तरीके से आपको समझ के एक सलाह दे सकता है। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई इंश्योरेंस या कोई बैंक के पास जाओगे तो उनके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता सकते हैं। बट हो सकता है अभी आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं हो, अभी आपको इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत हो। कभी हो सकता है आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं हो, आपको म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा जरूरत हो। तो मेरे ख्याल से एक एडवाइजर हायर करना बहुत जरूरी है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी गोल सेटिंग की और रिटायरमेंट प्लानिंग के भी। तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। When you have to get married, when you have to buy a car, when you have to buy a house, why will you think of retirement? But please understand, 3,000 is a very small number, and the moment your salary grows, it looks even smaller. So it makes sense to start early, right? आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली प्लान किया है कि रिटायरमेंट के लिए कुछ तैयारी की जाए? किसी ने सोचा है? ओनली 1 पर्सन फ्रॉम अकाउंट एंड हिज फ्रेंड, नोबडी। बट ये एक चीज है जिस पर आप लोगों को इस समय ही अमल करना है। इस समय से अगर आप प्लान करना शुरू करेंगे तो शायद आपकी रिटायरमेंट तक, जो आगे 20-30 साल दूर है, तब आपके पास एक अच्छा कॉर्पस होगा। और उसमें भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स एंड लकीली प्रसाद एनपीएस में एक एक्सपर्टीज रखते हैं। तो प्रसाद, वो कितना एक वायबल ऑप्शन है, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फिर किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्यों इतना जल्दी प्लान? आई कैन सी बहुत लोग यहाँ पे मस्ट बी बिटवीन 20 to 35 एज ग्रुप। 2 सिंपल नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा विच विल टेल अस कि क्यों आज से प्लानिंग करनी चाहिए। एक है कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए आपको एट एज 60 अगर आप रिटायर होना चाहते हो, तो जल्दी होना चाहते हो तो हो सकते हो। एट एज 60 अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, राइट, और आप यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, राइट, आज से आप सेव करना शुरू करते हो, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% के रेट पे ग्रो होता है, तो आपको यू हैव टू सेव पर मंथ 3,000 रुपीज। 3,000 पर मंथ आप सेव करोगे फ्रॉम द एज ऑफ 25 टिल द एज ऑफ 60। अगर 10% के रेट पे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, निवेश ग्रो होता है, तो आपको 1 करोड़ कॉर्पस मिल जाएगा। मान लीजिए आप सोचते हो कि अरे यार, आई एम जस्ट 25, नॉट इवन मैरिड, ओके, हैवंट इवन बॉट दैट रॉयल एनफील्ड दैट आई वांट टू बाय रिटायरमेंट, राइट, एंड लेट्स से आई पुश इट बाय 5 years, 30 से, एट द एज ऑफ 30 आई एक्चुअली स्टार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट।
तो ये जो 3000 का सेविंग है ये बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स 5000 पर मंथ. टू गेट टू द सेम कॉर्पस, मतलब 1 करोड़ 60 साल पे चाहिए, तो अगर आप 30 पे शुरू करते हो तो आपको 5000 पर मंथ सेव करना पड़ेगा. मान लीजिए आप सोचते मेरी शादी भी नहीं हुई है, बाद में सोचेंगे, एंड यू वेट टिल 35, राइट. सो सेम मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड गोज टू अबाउट 8,500, राइट. एंड काफी केसेस में ये होता है, बिकॉज when you have to get married, when you have to buy a car, when you have to buy a house, why will you think of retirement? But please understand, 3,000 is a very small number, and the moment your salary grows, it looks even smaller. So it makes sense to start early, right? And if you start at 40, it goes to 14,500. So just a delay of 15 years pushes it up by 4 times, 4.5 times. 3,000 की जगह 14,500 आपको सेव करना पड़ेगा, right? That's one thing as to why you have to start thinking of retirement even today, even though you are just 25. Second thing is, inflation के बारे में बात किया हमने, right? आप 30 years old हो, आपको घर चलाने में आज 25,000 चाहिए, right? At age 60, you will need 1.27 lakhs per month, right? To maintain the same standard of living at a 6% inflation. सिर्फ 6% inflation की बात कर रहा हूं मैं. हालांकि लास्ट 10 साल देखा जाए, लास्ट 2 साल छोड़ के, थैंक्स टू राजन साहब, इन्फ्लेशन हैज बीन इन डबल डिजिट्स, राइट. 10-11% इन्फ्लेशन रहा है, राइट. जो ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड हमको 10-15 रुपए, 12-15, 14-15 रुपए में मिलता था, आज 28 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपीज में मिलता है, राइट. तो अगर इसको काउंटर करना है तो द ओनली वे टू डू इट इज टू स्टार्ट अर्ली. और एक गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहा है, विच इज एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम करके, विच इज टू एनकरेज ओनली रिटायरमेंट, राइट. तो हाउ डज इट वर्क? आप जब काम कर रहे हो तो ये अकाउंट ओपन कर सकते हो. एनीवन इन द एज ऑफ 18 to 60 कैन ओपन एन एनपीएस अकाउंट, राइट. एनपीएस अकाउंट में आप 3 स्कीम्स में पैसा निवेश कर सकते हो. एक है इक्विटी स्कीम, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम, एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम, राइट. 3 स्कीम क्यों? बिकॉज जैसे हमने पहले कहा, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है. मुझे वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, राइट. तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न कितना हो सकता है? आपका प्रोविडेंट फंड रिटर्न है, लगभग उतना रिटर्न रहेगा, शायद थोड़ा ज्यादा, राइट, बट मोर और लेस इन दैट रेंज, राइट. अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम है, वहां पे रिटर्न क्या रहेंगे? मे बी पीएफ से 0.5% से 1%, 0.5% से 1% आपको छोटा लगता होगा, बट ये जब 20 years, 15-20 साल या 30 साल कंपाउंड होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन द कॉर्पस दैट यू एंड अप विद. तो इन तीनों में से आप कौन से भी स्कीम, कोई सा भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आपकी पहली कमाई के साथ साथ हमने आपकी रिटायरमेंट तक की प्लानिंग करके दी है. हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये सारे टूल्स का और ये जो सारा ज्ञान हमने आपको दिया है इसका इस्तेमाल करेंगे. इट्स नॉट रियली लाइक अ थियोरेटिकल सेशन. इसको आप अमल में लाएंगे, इस एग्जाम्पल्स आप यूज करेंगे, एंड वी रियली होपिंग दैट यू विल बी अर्निंग मच मोर मनी एंड मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ योर मनी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और पहला कदम का हिस्सा बनने के लिए.